मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं एक पुरुष जातक की कुंडली में, जिसकी कुंडली में बहुत ही संघर्षमय है। पहली शादी जब हुई तो उसकी पत्नी एक बच्चे लेकर के चली गई और विधिवत तलाक भी हो गया। और आज की तारीख में वो बच्चा पुरुष मतलब लड़का आज की तारीख में वो 22-24 साल का लड़का है। तो आप देखो कैसे होता है। खैर, समय की चाल है, चलती रहती है। दूसरी शादी भी हुई और 2 बच्चे हैं। फिलहाल सुखी जीवन है, लेकिन संघर्ष में जीवन है। दर्शकों, आपके लगन कोई भी कुंडली हो, कोई भी लगन की आपकी कुंडली हो, यह दसम भाव है। दसम भाव कर्म का भाव है, प्रतिष्ठा का भाव है। यह पंचम भाव है। पंचम भाव शिक्षा संतान का भाव है। यह सप्तम भाव है, ये जीवन साथी का भाव है और दैनिक रोजगार का भाव है। ये नवम भाव भाग्य भाव है, धर्म का भाव है। और ये दसम भाव कर्म का भाव है, प्रतिष्ठा का भाव है। ये सभी की कुंडली में है, आपकी कुंडली में भी यही है। अब हम विचार करते हैं खास विषय सप्तम एवं नक्षत्र का स्वामी नीच राशि में हो। सप्तम भाव का स्वामी और जिस नक्षत्र में जातक पैदा हुआ है उसका स्वामी भी नीच राशि में हो। दूसरा है चंद्रमा राशि का स्वामी नीच राशि में हो, क्योंकि चंद्रमा भी एक लगन है। उसका चंद्रमा जहां स्थित होता है वह भी एक लगन होता है, वह भी राशि का स्वामी नीच हो, यानी चंद्रमा लग्नेश लगन भी नीच हो। कर्मेश और भाग्येश नीच राशि में हो, कर्म का स्वामी भी नीच राशि में हो और भाग्य का स्वामी भी नीच राशि में हो। तो मैंने आपको कितने नीच राशि में बता दिए। सप्तम भाव का स्वामी नीच राशि में हो, कर्म भाव का स्वामी नीच राशि में हो और भाग्य का स्वामी नीच राशि में हो, और जिसमें चंद्रमा है वह भी लगन है, उसका स्वामी नीच राशि में हो, नक्षत्र का स्वामी नीच राशि में हो। तो आप देखो ये ग्रह किस प्रकार से जातक को परेशान करते हैं। अभी हम जो वर्णन करने जा रहे हैं वह इन्हीं सभी ग्रहों की फुल 3 ग्रह करते हैं। 3 ग्रह करते हैं, क्योंकि कुंडली में एक ग्रह 2-2 भाव का भी स्वामी होता है। 3 ग्रह करते हैं, मतलब जातक की कुंडली में 3 ग्रह नीच राशि में है। नवम भाव और दसम भाव का स्वामी एक है। नवम भाव और दसम भाव का स्वामी एक हो गया तो जो भी बात है शनि है। क्यों? शनि नवम भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है, तो शनि हो गया। सप्तम भाव का स्वामी नीच हो गया और लगन का स्वामी भी नीच हो गया। तो ऐसी संघर्ष में कुंडली पर आइए आप विचार करते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं। जातक का जन्म 5 सितंबर 1968 शुक्ल पक्ष चतुर्दशी नक्षत्र धनिष्ठा चरण 4 गुरुवार को हुआ। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं। मंगल संबंधित कुंडली में नीच राशि में है। जन्म के समय पर वृषभ लगन हुआ, वृषभ लगन उदय हुआ, लगन के 18 डिग्री विराजमान है और तीसरे भाव में कर्क राशि में मंगल नीच राशि में है। चतुर्थ भाव जो सुख का भाव है उसमें सिंह राशि है। सिंह राशि में सूर्य अपनी राशि में 19 डिग्री लेकर विराजमान है, वहीं पर गुरु 22 डिग्री लेकर के अस्त है। पंचम भाव में कन्या राशि, कन्या राशि में लग्नेश शुक्र नीच राशि में है, वहीं पर कन्या राशि का स्वामी बुध उच्च राशि में है। तो बुध के उच्च राशि में होने से लग्नेश का नीच भंग हो गया। साथ में केतु 17 डिग्री लेकर के विराजमान है। दसम भाव में चंद्रमा तीर्थ भाव का स्वामी है, 5 डिग्री लेकर के विराजमान है। एकादश भाव में मीन राशि में राहु 17 डिग्री लेकर के विराजमान है, वहीं पर द्वादश भाव में शनि मेष राशि में नीच राशि में 1 डिग्री लेकर के विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, विषय शिक्षा संतान, दाम्पत्य सुख की हानि, व्यवसाय की हानि और भाग्य की हानि। आज के इस वीडियो में हम ये 4 बिंदुओं पर विचार करेंगे। दर्शकों, मैंने आपको कुंडली का ग्रहों की स्थिति बता दी।
जातक का जन्म वृषभ लगन में हुआ, वृषभ लगन के स्वामी शुक्र है, तो जरूरी है कि ऐसा जातक सुंदर भी होगा, शरीर से अच्छा भी होगा, स्वभाव का गंभीर होगा, कुछ ना कुछ करने की उसकी आदत होगी। ऐसा जातक खाली नहीं बैठता, जो मन में ठान लिया तो करना है, चैन से नहीं बैठते। लग्ने शुक्र पंचम भाव में नीच राशि में है, शिक्षा में अनेक परेशानी कठिनाई, शिक्षा अधूरी भी रह सकती है, संतान से परेशानी भी हो सकती है, बुद्धि कमजोर होती है, परंतु जीवन के लिए जरूरी धन मिल जाता है, क्योंकि शुक्र सप्तम दृष्टि से, उच्च दृष्टि से देख रहा है। यहां पर शुक्र नीच राशि में नीच भंग हो रहा है, लेकिन प्रभाव नहीं मिल रहा, वो आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव सुख का भाव है, चतुर्थ भाव भूमि मकान माता का भाव है। सुख का भाव का स्वामी सूर्य 19 डिग्री लेकर के अपने भाव में है, अपनी राशि में है, माता भूमि मकान का अच्छा सुख मिलता है, और ऐसे जातक को सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। सूर्य सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा, शत्रु की राशि को देख रहा है, तो व्यवसाय में त्रुटिपूर्ण प्रभाव रहेगा, हैंड टू माउथ ही रहेगा, प्रतिष्ठा वाली बात नहीं रहेगी। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है। हमारे ज्योतिष के ग्रंथों के मुताबिक ऐसा माना गया है कि लगन से अगर दसम भाव में शुभ ग्रह हो तो अम्ला कीर्ति योग बनता है, बिल्कुल बनता है, लेकिन चंद्रमा भी बनाता है, लेकिन चंद्रमा के साथ एक और स्थिति गंभीर पैदा होती है। अब चंद्रमा जो है आमतौर पर केम ध्रुव योग में फंस जाता है और उसका उचित प्रभाव नहीं दे पाता। दूसरा कोई ग्रह या होता, शुभ ग्रह, बुध होता, शुक्र होता, गुरु होता, तो वह अच्छा अम्ला कीर्ति योग बनाता। यहां पर चंद्रमा जब केंद्र ध्रुव योग में हो जाता है तो कुछ भी नहीं, फल नहीं मिलता। वो मैं आपको, ये स्पेशली चंद्रमा के लिए। अब बात करते हैं मंगल। दर्शकों, मंगल सप्तम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी भी है, और मंगल का इसमें बहुत ही कार्य है इस कुंडली में, कि मंगल तीर्थ भाव पराक्रम भाव में है, भाई बहन का भाव है, नीच राशि में है। अब बात करते हैं मंगल का नीच भंग की। मंगल का नीच भंग ऐसा बताया गया, इसका स्वामी अगर केंद्र से त्रिकोण में हो तो चंद्रमा यहां दे देगा, तो उसका दे देगा, लेकिन चंद्रमा इतना कोई शुभ फल देने के नहीं है। मंगल तीर्थ भाव में पराक्रमी होता है, नीच राशि में है। दूसरा, मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि है, मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि है, पराक्रम में कमी आएगी, भाई बहन के सुख में कमी आएगी, शत्रु पर प्रभावी होगा क्योंकि चतुर्दृष्टि से देख रहा है, सप्तम दृष्टि उच्च दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, थोड़ी सी भाग की उन्नति कर सकता है क्योंकि 26 डिग्री है, कर सकता है। द्वादश भाव का स्वामी है, चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि द्वादश भाव में है, और द्वादश भाव का स्वामी जब तीर्थ भाव में होता है और वह पाप ग्रह में होता है, तो ऐसे जातक को बंधुओं का सुख नहीं मिलता और उनमें हमेशा विचार मतभेद रहता है, सभी का सुख प्राप्त नहीं होता। जब द्वादश भाव का स्वामी और तीर्थ भाव में हो, तो तीसरा भाव बंधु भावों का है, स्वभाव का भाव है, ऐसे जातक का स्वभाव ऐसा होता है कि वो किसी के साथ उसका विचार नहीं मिलते, वैचारिक मतभेद हो जाता है, और शर्म का मूल्य भी उसको नहीं मिलता, क्योंकि मंगल यहां से अष्टम दृष्टि से कुंभ राशि को देख रहा है, शर्म का मूल्य भी नहीं मिलता। मंगल सप्तमेश भी है। यहां पर आइए पिन पॉइंट की बात, द्वादश भाव के स्वामी क्या है, तो हमने बता दिया द्वादश भाव का स्वामी अगर पाप ग्रह हो और तीर्थ भाव में हो, आपकी कुंडली में भी ऐसा हो, द्वादश भाव का स्वामी तीसरे भाव में हो, पाप ग्रह हो, तो उस जातक की अपने भाई बंधुओं से कोई तालमेल नहीं खाती, उनका कोई सुख नहीं मिलता, उसको सिर्फ कड़वी नजर से ही प्रभाव मिलता है। परंतु यहां पर मंगल सप्तमेश भी है। यहां पर है बात ये कि जीवन साथी का भाव है, सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। भाई बंधु तो कभी कभी आते हैं, जीवन साथी तो जीवन साथ भर देने वाला होता है। सप्तम भाव का स्वामी मंगल तीर्थ भाव में चला गया। तीर्थ भाव में
कोई बात नहीं, नीच है, आप नीच मत समझो, इसका भंग हो गया, मान लिया चंद्रमा है थोड़ा सा, चलो मान लिया, लेकिन मंगल पीड़ित है राहु की पंचम दृष्टि से। जब सप्तम भाव का स्वामी मंगल पीड़ित होता है तीर्थ भाव में, तो ऐसा माना गया है कि ऐसे जातक की पत्नी असामाजिक कार्य करती है, असामाजिक कार्य करती है और दाम्पत्य सुख में कमी का कारण बनता है। तो ऐसा ही हुआ। आगे बात करते हैं, निष्कर्ष आपको बात बताएंगे। तो ऐसा ही उसको दाम्पत्य सुख में अनुकूलता नहीं मिली और तलाक हो गया, जो आज 20-25 वर्ष हो गए उस बात को होकर के। आगे बात करते हैं बुध की। बुध पंचमेश है, अपनी राशि में है, उच्च राशि में है। शिक्षा देनी चाहिए बुध के हिसाब से, क्योंकि उच्च राशि में है, परंतु पूर्ण शिक्षा नहीं मिली, शिक्षा में अवरोध हुआ, क्योंकि राहु 17 डिग्री लेकर के बलवान है और लगन के 18 है, और बुध पर राहु की दृष्टि है, तो बुद्धि को हीन कर दिया, शिक्षा अधूरी रह गई। पंचमेश है बुध, त्रुटिपूर्ण संतान मिली। जब पंचमेश पीड़ित होगा तो वह योग संतान नहीं होगी, वो उस संतान का कोई सुख नहीं होगा। मैंने पहले भी आपको बताया, संतान होना एक अलग बात है और सुख मिलना एक अलग बात है। यहां पर पंचम भाव पर राहु का भारी प्रभाव है। शुक्र लग्नेश है, राहु से पीड़ित है। अब यहीं पर मैं एक बात को खत्म कर दूं, सप्तम भाव का स्वामी मंगल राहु से पीड़ित है, उसकी पत्नी असामाजिक कार्य करने वाली। सप्तम राहु की सप्तम दृष्टि से शुक्र भी पीड़ित है, शुक्र लग्नेश है, उस बात को छोड़ दो। ये बात देखिए कि शुक्र दाम्पत्य सुख का दाता है, शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र भोग विलास का कारक है। जब शुक्र भी पीड़ित हो गया और सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित हो गया, तो कहां घर में पत्नी रहेगी। ऐसा ही कुछ हुआ, जब दशाएं आई उनकी, तो उन दशाओं में शादी भी हो गई और पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हो गई और तलाक भी हो गया, और वो उस ऐसे समझौते के अंतर्गत वो पुत्र को भी लेकर के चली गई। आज वो लड़का 25-24 साल का है, जवान है, लेकिन तलाक हो चुका, वो दूसरी जगह रह रहा है। ये स्थिति इस जातक के साथ हुई, आप थोड़ा सा विचार करके देखिए। आगे बात करते हैं। शनि कुंडली में नवम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है और नीच राशि में है। शनि नीच राशि में है, शनि का राशि स्वामी मंगल भी नीच में है, नीच भंग नहीं हो रहा। शनि तुला राशि में उच्च का होता है, तो उसका उच्चनाथ भी नीच है, वो भी नहीं हो रहा है। तो शनि यहां पर पूर्ण रूप से नीच राशि में हो गया। शनि नवम भाव का स्वामी है, भाग्य की हानि होगी। शनि दसम भाव का स्वामी है, कर्म अशुभ हो गए। ऐसा जातक भाग्य और व्यवसाय का स्वामी अगर जब नीच में हो जाता है, धर्म में परेशानी, व्यवसाय में परेशानी का योग बनता है। दर्शकों, अब बात करते हैं राहु की। राहु मीन राशि में है। राहु धन कमाने के लिए गुप्त युक्तियों का भी सहारा लेना पड़ता है, विशेष परिश्रम में लगा रहता है, परंतु हिम्मत नहीं आता। सप्तम पंचम दृष्टि राहु की मंगल पर है, मैंने वो पहले ही बता दिया। तो जीवन साथी के सुख में हानि हो गई, क्योंकि मंगल जीवन साथी का प्रतिनिधि करता है, मंगल द्वादश भाव है, मंगल सहवास का सुख है, तो हानि हो गई। पराक्रम तो रहा, साहसी तो है, लेकिन जीवन साथी से हानि हो गई। सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, शिक्षा की हानि होगी। शुक्र को देख रहा है, दाम्पत्य सुख की हानि हो गई। संतान सुख में परेशानी, दाम्पत्य सुख में परेशानी की बात हो गई। व्यवसाय तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब बात करते हैं केतु को। केतु दर्श को पंचम भाव में है, 17 डिग्री लेकर के बलवान है, और केतु की पंचम दृष्टि यहां पर नवम भाव पर है, भाग्य की भी हानि हो गई। जो मंगल 26 डिग्री पर कुछ दे रहा था, केतु ने उसको मलयामेट कर दिया, तो भाग्य की भी हानि हो गई। और केतु और राहु दोनों पंचम और एकादश में हो गए, बलवान है, लगन को देखते हुए इन सभी से बलवान है, तो हानि हो गई।
विद्या की, संतान की कमी, साहस में कोई कमी नहीं, हानि हो गई। यह बात इस जातक के ग्रहों के प्रभाव की रही। अब देखिए दर्शकों, सप्तम एवं नक्षत्र स्वामी नीच में, जातक का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ, धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल है, नीच राशि में है। सप्तम भाव का स्वामी नीच राशि में राहु से पीड़ित है और शुक्र भी राहु से पीड़ित है। इसका प्रभाव दांपत्य जीवन में हानि हो गई। चंद्रमा राशि का स्वामी नीच राशि में, चंद्रमा मिथुन राशि में है, मिथुन चंद्रमा कुंभ राशि में है। चंद्र लगन से कुंभ लगन बनता है, उसका भी लगन का स्वामी द्वादश भाव में चला गया और इस लगन से देखें तो तीसरे भाव में चला गया, यानी इसके भी तीसरे भाव में शनि हो गया। अगर हम चंद्र लगन को मानते हैं तो लगन हो गया 1 2 3, तीसरे भाव में शनि हो गया, यानी यहां पर भी तीसरे भाव में मंगल नीच राशि का हुआ, यहां पर भी चंद्र लगन से भी तीसरे भाव में शनि नीच राशि का हुआ। तो बंधुओं से तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, मधिरता होने का दोनों तरफ से हो गया। दूसरा, शनि कर्मेश भी है, कर्मेश और भाग्येश दोनों है, नीच राशि में है। कर्म की भी हानि होगी, प्रतिष्ठा की तो बात ही छोड़ दीजिए, और भाग्य की भी हानि होगी। और लगन का स्वामी मैंने पहले भी बता दिया कि बुध उसको थोड़ा सा दे रहा है, लेकिन राहु ने वो सब पीट दिया। हाँ ठीक है, नीच भंग हो रहा है लग्नेश का, उसमें कोई दो राय नहीं, हो रहा है। दूसरा, नीच भंग हो रहा है चंद्रमा से, लेकिन चंद्रमा तो खुद परेशान हो जाता है, पूर्णमासी का तो है, बलवान तो है, लेकिन केंद्र ध्रुव में फंस जाता है, तो चंद्रमा के केस में उतना अच्छा हमको फल नहीं मिल पाता। तो यह जातक की स्थिति रही। जातक की शादी हुई, जातक की राहु की महादशा 28/5/69 से 87 तक रही। जातक का जन्म 68 का है। एक थोड़े से दिन के बाद राहु की महादशा चल गई, जो कि 18 वर्ष की थी, और 18 वर्ष में एक जातक +2 पास बड़ी आसानी से कर लेता है, ग्रेजुएशन की तैयारी करता है 18 साल में, 12 पास 17 में हो जाता है। लेकिन राहु की दशा में प्रारंभिक शिक्षा में ही जातक को पछाड़ दिया, क्योंकि राहु की दशा ऐसे टाइम पर आई, शिक्षा रह गई। उसके बाद गुरु की दशा आई 87 से लेकर के 2003 तक। गुरु भी अकारक है, अष्टम भाव का स्वामी है, और राहु दूसरा एकादश भाव का स्वामी है, सुख भाव में है, सुखों में कमी करने वाला है। गुरु की दशा में और भी अंतर्दशाएं आई, जो शुभ दशा आई, शादी भी हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई, पुत्र रत्न भी गया और घर वाली भी चली गई, प्रॉपर तलाक होकर के चली गई। उसके बाद शनि की महादशा 28/5/22 तक रही, और शनि नीच का है, भाग्य का स्वामी है, कर्म का स्वामी। जातक ने परेशानियां ही परेशानी भुगती इन तीन दशाओं में। लेकिन शनि की दशा के बाद बुध की दशा आई, क्योंकि बुध यहां पर है, पीड़ित तो है, बुध पंचमेश है, पीड़ित तो है, वो बात ठीक है, उतना ही प्रभाव कम देगा, आसान नहीं होगी, लेकिन उसको थोड़ी सी राह आसान हुई, क्योंकि और 2 बच्चे बड़े हो गए, उनका सहारा भी हो गया। तो बुध की दशा 2022 से उसको 39 तक रहेगी, उसमें उसका बच्चों का सहारा रहेगा। यहां तक जातक ने इतनी परेशानियां की, आप ग्रह के हिसाब से देख लिए कितना उसका संघर्ष में जीवन रहा। संतान शिक्षा की हानि हुई, शिक्षा प्रॉपर नहीं मिली, संतान की हानि हुई, पुत्र रत्न भी गया, दाम्पत्य सुख की हानि, पहली वाली भी गई, दूसरी आ गई, व्यवसाय की हानि हुई, भाग्य की हानि हुई। 3 ग्रह नीच राशि के हुए। ये एक विकल्प होता है, नीच भंग हो रहा है, लेकिन फिर भी उसका अशुभ प्रभाव तो दर्शकों मिलता ही है। और सबसे ज्यादा जातक परेशान हुआ सप्तमेश की वजह से, जो सप्तमेश राहु से पीड़ित है और शुक्र पीड़ित है, और शुक्र लग्नेश है। सप्तमेश का पीड़ित होना, शुक्र का राहु से पीड़ित होना, बदमाश। राहु हमारे पूर्वजों का प्रतिनिधि है। अब बात करते हैं उपाय की। अगर आपकी कोई कुंडली में इस तरह के योग हैं, राहु से कंसन में योग हैं, तो ही कुछ आसानी हो सकती है। नारायण बलि कराने से जो राहु का जो प्रभाव है, वो नारायण बलि कराने से मिल सकता है। और दूसरा, जो सप्तमेश के ऊपर राहु का प्रभाव है, इसका नारायण बलि कराने से अगर कुंभ विवाह करोगे तो दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा मधुर हो सकता है। बाकी
तो जो ये नीच के ग्रह आए हैं, ये तो उसके कर्म फल के आधार पर है। जातक को बलि का बकरा ही बनेगा, किसी में भी इतना नहीं है। वही खुद ही अपने कर्मों के आधार पर इनको धो सकता है, क्योंकि जैसा बोया है वैसा काटेंगे। इनके लिए साधारण उपाय एक और है, बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर ऐसा कोई जातक है तो अपने आप को भोलेनाथ को समर्पित कर दो, रोजाना भोले के नाथ करो, और किसी धर्म अपने धर्म स्थान पर स्नान करके पूर्व जन्मों का उसको फल का प्रायश्चित करो, और उससे कारत्व में शुभ कर्म करो। शुभ कर्म जितना करोगे, शनि से कारत्व के शुभ कर्म जितना करोगे, मंगल से कारत्व के शुभ कर्म जितना करोगे, उतना ही भगवान फल देगा। आसानी किसी पूजा आदि से ये नीच रोग दूर नहीं होने वाले। आपके कर्म से कुछ आपको जीवन पार हो सकता है, ये मनुष्य योनि आपकी पार हो सकती है, कुछ थोड़ी सी आज का जीवन आसान हो सकता है, नहीं तो बलि का बकरा बनेगा। किसी में भी वो समर्थ नहीं है खुद आप में है। खुद आप अपने आप को भोलेनाथ को समर्पित कर दो, जितना हो सकता है उसको याद करो, पकड़ लो भोलेनाथ तेरे अलावा कुछ नहीं है। और धार्मिक पर्व सरिता आदि, नर्मदा गंगा जी, इनमें अपने आप को स्नान करके और शुद्धि प्राप्त करो, अपने कर्मों का प्रायश्चित करो, नारायण बलि करो। हो सकता है कुछ आसान हो जाए, बाकी प्रभाव तो ऐसा ही होगा जब तक आप अपने कर्म नहीं करोगे। कर्म आपको करने पड़ेंगे। ज्योतिष में पूजा जप आदि सिर्फ एक भगवान को अपील है। वो हम ये देख लेते हैं घरों के किस तरह की कंडीशन है, अब ये अपील होगा। अपील तो करनी चाहिए, अपने कर्मों का प्रायश्चित तो करनी चाहिए, लेकिन जब तक वह जातक खुद अपने स्वयं कर्म नहीं करेगा, जब तक नहीं होगा। दूसरी बात, ये ग्रह उसको करने नहीं देते। भाग्य का स्वामी कर्म का स्वामी नीच है, उसको तो उसी तरफ ले जाएंगे कि उसको फल देना है। जिस दिन इनकी सजा पूरी हो जाएगी तो वह जातक शुभ कर्म करने लगेगा। मजबूर है वो करने के लिए, वो कर नहीं पाता। हम कह देते हैं करे, लेकिन वो ग्रहों के प्रभाव से मजबूर है, वो कर नहीं पाता। उसको अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। दर्शकों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें कि इतने ग्रह नीच अवस्था में है और जातक को जो जो हानियां हुई, मैंने आपको वर्णन किया। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर काल शब्दोष पूजाएं, पितृदोष पूजाएं होती हैं। इस कुंडली में भी काल शब्दोष है। इस कुंडली में पंज नामक काल शब्दोष है, जिससे कि विद्या संतान के पक्ष में परेशानी होती है। जातक का जीवन साथी विश्वास पात्र नहीं मिलता और संघर्ष में जीवन रहता है। तो ऐसे योग जो कर सकता है वो कर लेना चाहिए, और उसके बाद अपना कर्म करे और भगवान का नाम दे। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर काल शब्दोष पितृदोष की पूजाएं आयोजन की जाती है। जो इच्छुक है वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, जिसने लिखानी है लिख सकता है। पूरे जीवन का साल निचोड़ देता है, 20-25 पेज हाथ से लिखे हुए हो जाते हैं। ऋषि ज्योतिष कन्या अभिभावक के लिए गुण मिलान की प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के अभिभावक का आसान करने के व्हाट्सएप द्वारा भेजता है। जरूरत है आपको फायदा उठाने की। ऋषि ज्योतिष वास्तु शास्त्र में पीछे नहीं। जरूरत है आपका मार्गदर्शन चाहिए तो संपर्क करने की। दर्शकों, मैंने आज इस वीडियो में आपका जो मार्गदर्शन किया, शास्त्रों के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मैं कहूंगा आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि बाकी को भी मार्गदर्शन हो। और दर्शकों, फिर कहूंगा कि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो। जिस दर्शक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार वास्तविक कुंडलियां लेकर के मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।